हाँ तो बच्चों पहले अपन ने क्या पढ़ा था, मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषाएं, 3 अपन ने परिभाषाएं पढ़ी थी, सामान्य अर्थ देखा था। इसके बाद में जो अपना टॉपिक है मानव भूगोल के सिद्धांत या अवधारणाएं, तो हेडिंग डालो मानव भूगोल की अवधारणाएं, मानव भूगोल की अवधारणाएं, मानव भूगोल की अवधारणाएं। अपन इसको मानव भूगोल की विचारधाराएं बोल सकते हैं, अवधारणाएं या विचारधाराएं। विचारधाराएं। तो अगला टॉपिक अपना अगला जो है वो है मानव भूगोल की अवधारणाएं, मानव भूगोल की विचारधाराएं। इसमें अपन एक विचारधारा का नाम है अनिश्चयवाद। अनिश्चयवाद, इस निश्चयवाद विचारधारा को कई नामों से जाना जाता है। अनिश्चयवाद का दूसरा नाम है वातावरणवाद। इसी को बोलते हैं पर्यावरणवाद। इसी को बोलते हैं नित्यवाद। तो ये जो विचारधारा है इसका नाम है निश्चयवाद, या इसको वातावरणवाद या पर्यावरणवाद या नित्यवाद, एक ही बात है। कोई भी नाम एग्जाम में कोई भी नाम देकर पूछ सकता है, तो बात एक ही है। इसका जो पहली विचारधारा अपनी निश्चयवाद या अवधारणावाद, पर्यावरणवाद या नित्यवाद, इस विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं, इस विचारधारा के प्रतिपादक जो हैं वो है फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल इस विचारधारा के प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक रेटजेल। पहली विचारधारा है निश्चयवाद, इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल क्या कहते हैं, एक बार इसको समझेंगे अपन। इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा ये कहती है, इस विचारधारा के अनुसार ये तथ्य निकल के सामने आता है कि मानव का विकास पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति जिस प्रकार से मनुष्य को वातावरण उपलब्ध कराती है, मनुष्य को एक वातावरण उपलब्ध कराती है, उसी प्रकार से मनुष्य अपना विकास कर सकता है। प्रकृति की सीमाओं को लांघकर अपना विकास नहीं कर सकता। तो जो निश्चयवाद है वो ये निश्चय करता है, निश्चयवाद है वो इस बात को निश्चित करता है कि जो है मनुष्य का विकास पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करता है? प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस प्रकृति जैसा मनुष्य को आदेश देगी, मनुष्य उसी प्रकार से अपना विकास करेगा। प्रकृति की सीमाओं को लांघकर मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। अर्थात इस विचारधारा में प्रकृति को क्या दिखाया गया है? श्रेष्ठ दिखाया गया है। और मानव का स्थान क्या है? गौण स्थान है। इसमें प्रकृति को श्रेष्ठ दिखाया गया है और मानव का स्थान क्या है? गौण है। इसको समझने के लिए उदाहरण लेते हैं अपन ने कि इसमें 2-3 उदाहरण आते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले, जब मनुष्य अग्नि का आविष्कार किया तो सबसे पहले क्या कर रहा था? बैठा बैठा 2 पत्थरों को रगड़ रहा था, उसमें घर्षण हो रहा था और उनमें से एक चिंगारी निकली। और किसका आविष्कार हुआ? अग्नि का। अगर उस समय प्रकृति अनुमति नहीं देती, चिंगारी नहीं निकलती, तो क्या आज अग्नि का आविष्कार होता? नहीं। तो प्रकृति ने वहाँ क्या दी? अनुमति दी थी, जब ही जाकर अग्नि का आविष्कार हुआ। दूसरा उदाहरण और देखते हैं कि मनुष्य ने, ऐसा तो है नहीं कि जो हवाई जहाज़ का निर्माण किया ऐसे हवाई जहाज़ का निर्माण कर दिया और हवाई जहाज़ उड़ना शुरू होगी। उससे पहले मनुष्य ने क्या किया? वायु की गति का नियम का अध्ययन किया। वायु की गति का नियम का अध्ययन किया तो प्रकृति ने अनुमति दी कि इतनी ऊंचाई पर इस प्रकार से आपका हवाई जहाज जो उड़ सकता है। प्रकृति ने अनुमति देने के बाद ही क्या हुआ? हवाई जहाज का निर्माण हुआ। तो पहले प्रकृति ने अनुमति दी, फिर मनुष्य ने विकास प्रारंभ किया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो पहली विचारधारा की मूल मान्यता ये है कि मनुष्य का विकास प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से प्रकृति आदेश देती है, मनुष्य उसी प्रकार से अपना विकास कर सकता है। प्रकृति की सीमाओं को लांघकर अपना विकास नहीं कर सकता।
तो सीधे से शब्दों में कह सकते हैं निश्चयवाद वह विचारधारा है जो मानव की अपेक्षा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है। कौन सी विचारधारा है? जो मानव की अपेक्षा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है, वो विचारधारा कौन सी है? अनिश्चयवाद। फिर बाद में कहे निश्चयवाद जो विचारधारा है उसके जो है प्रतिपादक फ्रेडरिक रेडजेल हैं, लेकिन जो समर्थक जो हैं, इनका जो समर्थन करने वाले हैं, समर्थक हैं, उनका नाम है कांट, और सबसे महत्वपूर्ण जो है कुमारी सैंपल। इसके बाद में जो है जो अरस्तु, प्लेटो, ये जो हैं कौन सी विचारधारा समर्थन करते हैं? ये निश्चयवाद का समर्थन करते हैं। अरस्तु है, प्लेटो है, कांट है, कुमारी सैंपल है, ये किसका समर्थन करते हैं? ये करते हैं निश्चयवाद का। तो हेडिंग डालेंगे एक बार निश्चयवाद, संभववाद बाद में देखते हैं अपन। निश्चयवाद के नाम लिखेंगे आप। निश्चयवाद, पर्यावरणवाद, वातावरणवाद या नित्यवाद। अनिश्चयवाद, वातावरणवाद, पर्यावरणवाद या नित्यवाद एक ही बात है। इसमें लिखो आप अनिश्चयवाद वह विचारधारा है, परिभाषा या फिर बाद में इन्वर्टेड कॉमा लिखो, अनिश्चयवाद वह विचारधारा है, जो मानव की अपेक्षा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है। तो निश्चयवाद क्या है? निश्चयवाद वह विचारधारा है जो मानव की अपेक्षा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है। तो सीधा सा प्रश्न था, निश्चयवाद क्या है? तो निश्चयवाद वह विचारधारा है जो मानव की अपेक्षा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इस विचारधारा की मूल मान्यता यह है, कि मानव का विकास प्रकृति निर्धारित करती है। तो क्या लिखा? इस विचारधारा की मूल मान्यता यह है कि मानव का विकास प्रकृति निर्धारित करती है, अर्थात मानव प्रकृति की सीमाओं को लांघकर अपना विकास नहीं कर सकता। इतना लिख लिया, नोट डाल के लिखो। ये अनिश्चयवाद वह विचारधारा है जो मानव को अपना दास मानती है। नोट डाल के लो। निश्चयवाद वह विचारधारा है जो मानव को अपना दास मानती है। सीधा प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी विचारधारा है
जो मानव को अपना दास मानती है, तो कौन सी है? निश्चयवाद। समझ गए आप लोग कि प्रकृति जैसा आदेश देती है मनुष्य उसी प्रकार से अपना विकास करता है, प्रकृति की सीमाओं को लांघकर अपना विकास नहीं कर सकता। अर्थात जैसा मालिक आदेश दे वैसा ही नौकर का काम करे तो उसका दास होता है। उसी प्रकार से निश्चयवाद क्या करती है? मनुष्य को जैसे जैसे आदेश देती है मनुष्य उसी प्रकार से अपना विकास करता है। इसलिए मानव को प्रकृति का दास माना गया है। कौन सी विचारधारा के अनुसार? निश्चयवाद विचारधारा के अनुसार। इतना लिख लिया। निश्चयवाद वह विचारधारा है जो मानव की अपेक्षा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है। निश्चयवाद वह विचारधारा है जो मानव को अपना दास मानती है। इसके बाद में आप लिखेंगे निश्चयवाद के समर्थक। निश्चयवाद जो है इसके समर्थक कौन कौन है? समर्थक, निश्चयवाद के समर्थक, उसमें नाम लिख लो। कुमारी सैंपल, कुमारी सैंपल या सैंपल भी लिखा होता है, कुमारी सैंपल, कांट, प्लेटो, अरस्तु, ये क्या हैं? समर्थ करते हैं। कौन सी विचारधारा का? निश्चयवाद विचारधारा का समर्थन करते हैं ये। तो सीधा प्रश्न आता है कि एग्जाम अपने में कि निश्चयवाद विचारधारा कोई दो समर्थकों के नाम लिखिए। तो कुमारी सैंपल, कांट, प्लेटो और अरस्तु। कुमारी सैंपल, कांट, प्लेटो और अरस्तु। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि निश्चयवाद क्या है? कि निश्चयवाद वह विचारधारा है, निश्चयवाद वह विचारधारा है, निश्चयवाद वह विचारधारा है जो मानव की अपेक्षा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है। और निश्चयवाद के जो समर्थक हैं कुमारी सैंपल, कांट, प्लेटो और अरस्तु। और जहाँ आपने निश्चयवाद लिखा है, निश्चयवाद लिखा है या पर्यावरणवाद लिखा है या प्रकृतिवाद, जो भी आपने जो लिखा है उसके आगे लिख दो प्रतिपादक। और प्रतिपादक कौन है इस विचारधारा के? तो वो है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल, इसके प्रतिपादक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। इस विचारधारा के प्रतिपादक हैं फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल, या नोट करके लिख लो कि निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल वही हैं जिसने एंथ्रोपोजोग्राफी लिखी, पहले वीडियो में पढ़ा था, जिसने मानव भूगोल की परिभाषा दी थी कि मानव समाज और धरातल के मध्य पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन ही क्या है? अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल है। जिसकी पुस्तक थी एंथ्रोपोजोग्राफी, जो मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं, तो वही है ये। दूसरी जो विचारधारा है उसके बारे में देखते हैं अपन। दूसरी विचारधारा है संभववाद। असंभववाद, इसके आगे लिख लो प्रतिपादक। संभववाद विचारधारा के प्रतिपादक जो हैं वो है विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास, विडाल डी लाब्लास संभववाद विचारधारा है। इसके प्रतिपादक कौन है? विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास। अब इसको समझो कि संभववाद है क्या। संभववाद विचारधारा ये कहती है कि जो निश्चयवाद ने क्या कहा था कि मनुष्य का विकास प्रकृति निर्धारित करती है, लेकिन ये संभववाद उसको नकारता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मनुष्य जो प्रकृति है मानव का विकास ही नहीं कर सकती।
प्रकृति तो मानव के सामने सिर्फ संभावना व्यक्त करती है, अर्थात संसाधन उपलब्ध करा सकती है, इससे ज़्यादा प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। उन संसाधनों का मनुष्य अपनी बुद्धि व तकनीकी के माध्यम से उनका उपयोग करके अपना विकास खुद करता है। देखो समझना इसको, संभववाद क्या कहता है कि प्रकृति तो मानव के सामने संभावना व्यक्त करती है, संसाधन उपलब्ध कराती है, मनुष्य अपनी बुद्धि व तकनीकी के माध्यम से उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास खुद करता है। तो यहाँ पर किसको श्रेष्ठ दिखाया गया है? मानव को। अपना विकास कौन करता है? मानव स्वयं करता है। तो मानव को तो क्या दिखाया गया है? श्रेष्ठ। और प्रकृति को क्या दिखाया गया है? गौण। प्रकृति को क्या दिखा दिया गया है? यहाँ पर गौण दिखा दिया गया है। इसलिए बिल्कुल विपरीत परिभाषा हो गई, निश्चयवाद की बिल्कुल विपरीत हो गई है। ये कहती है कि जो संभववाद है इसकी मूल मान्यता यह है कि प्रकृति तो मानव के सामने संभावना व्यक्त करती है, अर्थात संसाधन उपलब्ध कराती है, मनुष्य अपने बुद्धि व तकनीकी के माध्यम से इन संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास खुद करता है। और बात भी सही है। कैसे है कि प्रकृति ने लोहा उपलब्ध करा दिया, लेकिन मानव का अगर ज्ञान ही नहीं है लोहे का क्या करना है, तो बताओ विकास कैसे होगा? प्रकृति ने मैदान उपलब्ध करा दिया, वर्षा या जल उपलब्ध हो गया, उपजाऊ मिट्टी उपलब्ध है, लेकिन मनुष्य को कृषि करने का ज्ञान ही नहीं है, तो मनुष्य विकास कैसे करेगा? बात सही है। तो ये कहना चाहती है कि प्रकृति तो मानव के सामने सिर्फ संभावना व्यक्त करती है, संसाधन उपलब्ध करा सकती है, इससे ज़्यादा प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। मनुष्य जो है इन संसाधनों का उपयोग करता है और फिर बाद में अपना विकास खुद करता है। तो इसमें लिखो संभववाद में, संभववाद क्या लोग प्रतिपादक, और प्रतिपादक कौन है? विडाल डी लाप्लास। प्रतिपादक कौन है? विडाल डी लाप्लास। संभववाद में लिखो, संभववाद वह विचारधारा है, संभववाद वह विचारधारा है, संभववाद वह विचारधारा है जो प्रकृति की अपेक्षा मानव को श्रेष्ठ मानती है, जो प्रकृति की अपेक्षा मानव को श्रेष्ठ मानती है, जो प्रकृति की अपेक्षा मानव को श्रेष्ठ मानती है। तो लिख लिया होगा, संभववाद वह विचारधारा है जो प्रकृति की अपेक्षा मानव को श्रेष्ठ मानती है। संभववाद वह विचारधारा है जो प्रकृति की अपेक्षा मानव को श्रेष्ठ मानती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, इस विचारधारा की मूल मान्यता, इस विचारधारा की मूल मान्यता यह है इस विचारधारा की मूल मान्यता यह है इस विचारधारा की मूल मान्यता यह है कि प्रकृति तो मानव के सामने सिर्फ संभावना व्यक्त करती है। प्रकृति तो मानव के सामने सिर्फ संभावना व्यक्त करती है। प्रकृति तो मानव के सामने सिर्फ संभावना व्यक्त करती है, अर्थात संसाधन उपलब्ध कराती है, अर्थात संसाधन उपलब्ध कराती है, अर्थात संसाधन उपलब्ध कराती है। मानव अपनी बुद्धि व तकनीकी की सहायता से, मानव अपनी बुद्धि व तकनीकी की सहायता से, मानव अपनी बुद्धि व तकनीकी की सहायता से इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास खुद करता है।
इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास खुद करता है। इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास खुद करता है। तो सीधी सी बात, संभववाद वह विचारधारा है जो प्रकृति की अपेक्षा मानव को श्रेष्ठ मानती है। इस विचारधारा की मूल मान्यता ये है कि प्रकृति तो मानव के सामने से संभावना व्यक्त करती है, अर्थात संसाधन उपलब्ध कराती है। मनुष्य इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास खुद करता है। तो यहाँ किसको श्रेष्ठ दिखाया गया है? मानव को श्रेष्ठ दिखाया गया है। नोट करके लिखो, नोट। संभववाद शब्द का प्रयोग असंभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फेब्रे ने दिया था। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फेब्रे ने दिया था। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम किसने दिया? फेब्रे ने। संभववाद शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? फेब्रे ने दिया था। संभववाद शब्द का प्रयोग या शब्द सबसे पहले किसने दिया? फेब्रे ने। फेब्रे कहाँ के हैं? फ्रांस के। कहाँ के हैं? फ्रांस के। लिखो, संभववाद के समर्थक, संभववाद है उसके समर्थक कौन कौन हैं? संभववाद के समर्थक तो एक तो कौन हो गया? फेब्रे। फेब्रे संभववाद का समर्थक है, फेब्रे। एक विडाल डी लाप्लास हो गया, ये तो याद रहेगा क्योंकि ये तो संभववाद का प्रतिपादक है। दूसरा जो है जीन बुरन्स, तीसरा जो है ईसा बोमेन, इसके अतिरिक्त डिमांजिया, ये जो हैं ये संभववाद का समर्थन करते हैं। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है, संभववाद के प्रतिपादक कौन है? तो विडाल डी लाप्लास। संभववाद क्या है? तो सीधी सी बात है कि संभववाद वह विचारधारा है जो मानव के अपेक्षा प्रकृति की अपेक्षा मानव को श्रेष्ठ मानती है। समर्थक कौन है? फेब्रे, जीन बुरन्स, ईसा बोमेन और डिमांजिया। और संभववाद शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले किसने किया था? फेब्रे ने। इसके बाद में देखो, संभववाद को फिर रिपीट कर देता हूँ। संभववाद वह विचारधारा है जो मानव की अपेक्षा प्रकृति की अपेक्षा मानव की अपेक्षा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है। इस विचारधारा की मूल मान्यता यह है कि प्रकृति तो मानव के सामने सिर्फ संभावना व्यक्त करती है, संसाधन उपलब्ध कराती है। मनुष्य अपने बुद्धि व तकनीकी के माध्यम से इन संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास खुद करता है। उसके बाद में संभववाद के प्रतिपादक हैं विडाल डी लाप्लास। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया फेब्रे ने। संभववाद के समर्थक हैं फेब्रे, जीन बुरन्स, ईसा बोमेन और डिमांजिया। अब जो तीसरी अवधारणा है उसके बारे में देखते हैं अपन। तो तीसरी जो विचारधारा या अवधारणा है उसका नाम है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद। इस नवनिश्चयवाद को ही रुको और जाओ का सिद्धांत कहा जाता है। रुको और जाओ, रुको और जाओ। इस विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं, प्रतिपादक जो हैं उसका नाम है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर।
तो सीधा सा प्रश्न आता है, नवनिश्चयवाद किसने दिया? तो ग्रिफिथ टेलर ने। रुको और जाओ का सिद्धांत किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। तो लिख लो ये बात, नवनिश्चयवाद रुको और जाओ प्रतिपादक है ग्रिफिथ टेलर। देखो, निश्चयवाद विचारधारा कौन सी थी? निश्चयवाद वह विचारधारा थी जो मानव की अपेक्षा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती थी। संभववाद वह विचारधारा थी जो प्रकृति की अपेक्षा मानव को श्रेष्ठ मानती है। लेकिन ये विचारधारा दोनों को नकारती है कि न तो प्रकृति श्रेष्ठ है और न मानव श्रेष्ठ है, न तो प्रकृति श्रेष्ठ है और न मानव श्रेष्ठ है। तो ये कौन सी विचारधारा हो गई? कि ये वह विचारधारा है जो निश्चयवाद और संभववाद, निश्चयवाद और संभववाद के बीच के रास्ते को परिलक्षित करती है। बीच के रास्ते क्या करती है? परिलक्षित। ये न तो संभववाद को मानती है और न निश्चयवाद को मानती है। ये कहता कि न तो प्रकृति मानव पर विजय प्राप्त कर सकता और न मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता। अर्थात प्रकृति को सुरक्षित रहना है तो मनुष्य का साथ देना है और मनुष्य को विकास करना है तो प्रकृति का साथ देना है। अर्थात इसने दोनों के सामंजस्य या तालमेल पर जोर दिया है। समझ में आई बात? कि ये जो विचारधारा है, एक बार इसको लिख लो आप, फिर समझ में आएगी। नवनिश्चयवाद या रुको जाओ प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर, इसमें लिखो ये है वह विचारधारा है, ये है वह विचारधारा है जो, ये है वह विचारधारा है जो निश्चयवाद व संभववाद के, निश्चयवाद व संभववाद के बीच के रास्ते को संभववाद, निश्चयवाद व संभववाद के बीच के रास्ते को परिलक्षित करती है। नवनिश्चयवाद क्या है? नवनिश्चयवाद वह विचारधारा है जो निश्चयवाद व संभववाद के बीच के रास्ते को परिलक्षित करती है। तो लिख लो इसको, नवनिश्चयवाद वह विचारधारा है जो निश्चयवाद व संभववाद के बीच के रास्ते को परिलक्षित करती है। बीच के रास्ते को परिलक्षित करती है। बीच के रास्ते को परिलक्षित करती है। तो सीधी सी बात है, नवनिश्चयवाद क्या है? नवनिश्चयवाद वह विचारधारा है जो निश्चयवाद और संभववाद के बीच के रास्ते को परिलक्षित करती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इसकी मूल मान्यता यह है, इसकी मूल मान्यता यह है, इसकी मूल मान्यता यह है कि न तो प्रकृति मानव पर विजय प्राप्त कर सकती, कि न तो प्रकृति मानव पर विजय प्राप्त कर सकती। इसकी मूल मान्यता यह है कि न तो प्रकृति मानव पर विजय प्राप्त कर सकती, न तो प्रकृति मानव पर विजय प्राप्त कर सकती और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता, और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता, और न ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता। तो इसकी मूल मान्यता यह है कि न तो प्रकृति मानव पर विजय प्राप्त कर सकती और न मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता। अर्थात अगर प्रकृति को सुरक्षित रहना है तो मानव का साथ देना है, और मनुष्य को विकास करना है तो प्रकृति का साथ देना है। अर्थात इसने तालमेल पर जोर दिया है। तो लिखो, इसमें एक लाइन और लिख लो। यह विचारधारा प्रकृति और मानव के बीच तालमेल पर जोर देती है। यह विचारधारा प्रकृति व मानव के बीच
तालमेल पर जोर देती है। तो ये अपनी 3 विचारधारा हो गई, निश्चयवाद, असंभववाद और नवनिश्चयवाद। अगले वीडियो में अपन जो मानव भूगोल की प्रकृति और विशेष क्षेत्र पर जो बात करेंगे, इसमें जो भी कमेंट में आप जो भी करेंगे, जो कमियां हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी बातें आप कमेंट करके बोल सकते हैं। ओके, धन्यवाद।